नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि दुनिया का आज जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, बिना पुतिन के वो संभव नहीं है। क्योंककि चाहे वो ये ब्लॉक की बात हो कि अमेरिका के साथ कौन हो, चाहे अमेरिका के साथ नाटो हो, या यूरोपियन यूनियन के कौन कौन कंट्रीज हो, या अभी चाइना ब्लॉक के साथ कौन है, बिना पुतिन के मीन्स अभी कुछ भी कहना बड़ा असंभव है। क्योंकि ना उन्होंने सिर्फ रसिया में अपना बहुत दबदबा बना रखा है, बल्कि उसके अलावा भी कई सारे देशों में, चाहे वो सीरिया में हस्तक्षेप करने का मामला हो, राष्ट्रपति पुतिन का एक अपना चलती है। वो पिछले 24 साल से रूस के सत्ता पे आसीन है, और हमेशा ये बार बार उठता है कि आखिर वो कौन सा चीज है जिसके चलते उन्होंने ऐसे चीज ठान लिया। तो मैं आज रसिया के इकोनॉमिक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सा ऐसे इकोनॉमिक मेन चीज है जिसके बारे में पुतिन ने वार ठान ली है। और जो पिछले 2 साल से रसिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, उसमें भी उसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस। साल 1988 से पहले उसका एक अपना मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन 1989 में उसको चेंज करके गैज़प्रोम कर दिया गया और उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, और 1992 में वो कॉर्पोरेशन हो गया। कहा जाता है कि जब से व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के मेयर के पास अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, तभी से वो हमेशा जानते थे कि बाद के टाइम में जो ये गैस है और जो मीन्स ऑयल है, ये एक बहुत बड़ा हथियार होने जा रहा है। ना सिर्फ उसे रसिया पैसा कमाएगा, बल्कि बाद में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को टैक्टिक्स प्रेशर अप्लाई करने के लिए वो एक बहुत काम करेगा। और इसीलिए जो भी लोग जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग्स अटेंड किए हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि वो जब भी मीटिंग में आते थे वो बहुत इन्फॉर्म्ड होते थे। उनके पास ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा डेटा होता था, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी नेता के पास बैठे हैं। ऐसा लगता था मानो ऑयल एंड नेचुरल गैस का कोई साइंटिस्ट उनके पास बैठा हो। जब राष्ट्रपति पुतिन 2000 में चुनाव जीत कर राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने इस चीज पे काफी काम करना शुरू किया। और सबसे हैरान करने वाली ये बात है कि जो पहले चीफ हुआ करते थे, जो वहां की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की कंपनी है, उसके बारे में ये कहते हैं कि वो बड़ा करप्ट हुआ करते थे। पुतिन ने उनको तो हटाया है, लेकिन जो ऑयल एंड नेचुरल गैस की वहां की जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि पुतिन के वो क्रिटिक माने जाते हैं, राष्ट्रपति पुतिन ने उनको हटाया। और ना सिर्फ हटाया, वहां के जज लोग के संबंध मीन्स गठजोड़ से उनको 9 साल का जो है जेल भी करवाया। आप रसिया के बारे में जानते हैं कि वहाँ पे कोई भी जो है जुडिशरी सिस्टम काम नहीं करता, और इसी के लिए जो है उसको वो मीन्स जो है ऑटोक्रेसी कंट्री में अभी डाला गया। भले ही खुद को वो कितना भी डेमोक्रेसी कहता रहे, लेकिन वो आज के टाइम में भी उसको जो है फेल्ड डेमोक्रेसी माना जाता है। धीरे धीरे पुतिन ने गैस पे काम करना शुरू किया, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं था कि वो इससे पैसा कमाए, क्योंकि उनको इसके लिए बहुत ऊंची तकनीक चाहिए थी। इस मामले में जो सबसे ज़्यादा हेल्प उनको मिला वो मिला जर्मनी से, क्योंकि उस टाइम की जो तत्काल चांसलर थी एंजेला मर्केल, वो उनके साथ खुल के उनके समर्थन में आई, और उन्होंने जो नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने रसिया को प्रोवाइड किया। हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न साइबेरिया में बहुत बड़ा भंडार है नेचुरल गैस का, लेकिन वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू पूरे यूरोप को कनेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन जर्मनी और दूसरी जो यूरोपियन कंपनीज है उसके टेक्नोलॉजी ने ये करने में मदद किया। धीरे धीरे पुतिन का प्रभाव बढ़ता गया, और उस तरीके से जो है पुतिन ने पैसा कमाना शुरू कर दिया। मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, साल 2006 से लेकर अभी तक 200 बिलियन यूरो से अधिक पैसा केवल रसिया ने जर्मनी से कमाया है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस बेच के। तो कहने का यह मतलब है कि जिसको ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसको कि ब्लू गोल्ड कहा जाता है, वो एक पुतिन के पास एक ऐसा चीज है कि ना सिर्फ वो सेंट्रल यूरोप बल्कि ईस्टर्न यूरोप पे भी उन्होंने कई बार प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में अप्लाई किया। जब एक बार उनका यूक्रेन से पंगा चल रहा था, तो उस टाइम भी उन्होंने जो है गैस क्राइसिस कर दिया था, जिसके कारण यूक्रेन को उचित अमाउंट में गैस नहीं मिल पा रहा था। जो भी दर्शक है वो बार बार ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे आखिर उतना गैस का यूज क्या है। तो वो ठंडा प्रदेश होता है, वहाँ पे ठंडा जो है काफ़ी अधिक महीने तक रहती है, और उस समय जो है आपको नेचुरल हीटिंग के लिए भी जो है गैस का काफ़ी यूज होता है। अब जब रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और जब अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाए, तो साथ ही यूरोपियन यूनियन के भी कुछ कंट्रीज ने उन पर सैंक्शंस लगाए। उस टाइम इन्होंने क्या किया कि उन्होंने तेल बेचे। हम सब जानते हैं कि उन्होंने भारत को सस्ते दर पे तेल बेचा, और उन्होंने चाइना को सस्ते दर पे तेल बेचा। और ऐसा कहते हैं कि एक बैरल जो कि लगभग 160 मीन्स लीटर के करीब होता है, प्रत्येक बैरल पे ही लगभग रसिया को $1 का नुकसान हो रहा था। लेकिन रसिया ने ये डील फिर भी इसीलिए की ताकि किसी भी तरह पैसा आते रहे, ताकि वो वार में लगाए, इक्विपमेंट्स खरीदने में लगाए, और जो है अपने सेना को जो है पैसा दे सके। हम जानते हैं कि रसिया का भारत के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं है, वो केवल $10 बिलियन है। और बार बार ये कहते हैं कि जब आपके आपसी संबंध इतने अच्छे हैं तो आपको ट्रेड जरूर बढ़ाना चाहिए, और भारत सरकार उस पर काम भी कर रही है। लेकिन जहाँ तक ये बात है ऑयल एंड नेचुरल गैस का, तो चाहे अमेरिका ने कितना भी प्रतिबंध लगा दिया हो, इन्होंने वो रास्ता ढूंढ ही लिया, और इसके थ्रू वहीं से वो पैसा आ रहा है, जिसके कारण जो है
आज भी रसिया यूक्रेन पे वार कंटिन्यू किए हुए। जहाँ तक बात है यूक्रेन का, तो मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ उनसे हुई, लेकिन धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे वक्त युद्ध का बढ़ते जा रहा है, वहाँ की स्थितियाँ बहुत बद से बदतर होती जा रही हैं। आपको पता होगा कि मैक्सिमम महिलाएं वहाँ की जो यंग एज की हैं, 60 से कम एज की, सब देश छोड़ के जा चुकी हैं। किसी को पोलैंड में तो किसी को फिनलैंड में, किसी भी तरीके से ज़िंदगी गुजारा पड़ना पड़ता है। पूरे का पूरे रसिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। इसीलिए जो रसिया ने जो ये युद्ध ठाना, उनके पैसे कमाने का बहुत जरिए है। वे डिफेंस से पैसा कमाते हैं, वे मेटल बेच के भी पैसा कमाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक पैसा, या जो कहें कि सो पुतिन का जिस पे सबसे अधिक भरोसा रहता है, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस है, जिसपे कि बहुत शुरू से ही उनकी नज़र थी और आखिरकार वो उन पे सक्सेसफुल हुई। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया के लिए अच्छा यही होगा कि ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए, ताकि यूक्रेनी लोग अपने देश में ठीक से रहें। और जो ये वार जो लगातार चल रहा है, कभी ऐसा लगता है कि चाइना ताइवान पे हमला कर देगा। जो नए नए तरह के जो खतरे दुनिया में आ रहे हैं, इससे हमें बचा जाए, ताकि मानव जिसने अपने दुनिया के सबसे बेहतरीन टाइम में अपने आप को प्रवेश किया है, वो आगे बढ़े और डेवलपमेंट का रास्ता हमेशा खुलता रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।